हेलो बच्चों। मैथ्स कोई थकेला सब्जेक्ट नहीं है, कोई पकाऊ सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस है। भगवान के दिल में भी अगर कुछ है तो मैथ्स, आपके दिल में भी अगर आप झांक के देखिएगा तो मैथ्स ही मैथ्स नजर आएगा। मैं कोई सहारा बनने नहीं आया हूं, मैं साथ देने आया हूं। आज हम मैथ्स की इस क्लास में जो ट्रेडिशनल मैथ्स तुम लोग सीखते हो उसकी बात नहीं करेंगे। मैथ्स की ब्यूटी समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ। मुझको भी पहले ये लगता था कि मैथ्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट, बट कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि मुझे लगने लगा कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरी माया है। माया सब जगह आप देखिए, मैथ्स ही मैथ्स आपको नजर आएगा। एक बार की बात है, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और बहुत बीमार हो गया। ध्यान से सुनना बात को, बहुत बीमार हो गया। 12-13 दिन हो गए, मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार, मैंने काफ़ी सारी टैबलेट्स ली। मेरे एक दोस्त ने बोला कि मैं तुमको एक ताबीज़ ला के देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। अब मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कहा यार ताबीज़ से कैसे ठीक हो सकते हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको एक ताबीज़ ला के देता हूँ, तुम ताबीज़ से ठीक हो जाओगे। मैंने कहा चलो, तो उसका मन रखने के लिए कह दिया। मैंने कहा ले आना। वो ताबीज़ ला के अगले दिन उसने मेरे को ताबीज़ ला के दे दिया। तो अगले दिन जैसे उसने मुझको ताबीज़ ला के दिया तो मैंने उसको कहीं पे रख दिया ऐसे ही करके। उसने बोला तूने पहन लिया ना? मैंने कहा मैंने पहन लिया, ऐसे बोल के, और मैंने कहीं रख दिया उसको। तो अगले दिन आया, बोला रे दिखा तूने कहाँ ताबीज़ पहना, तूने तो पहना ही नहीं हुआ ताबीज़। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहन लूंगा। उसका दिल रखने के लिए मैंने पहन लिया। मैंने पहली बार कुछ पहना था ताबीज़ टाइप से कुछ, तो बट मेरा मन बिल्कुल नहीं था। और तुम मानो कि मैं, पता नहीं टैबलेट से ठीक हुआ या मतलब वैसे ही ठीक हो गया नेचुरली, तो मैं थोड़ा ठीक भी होना शुरू हो गया, है ना। तो मैंने वो ताबीज़ निकाला। वो ताबीज़ निकाला तो ताबीज़ निकाल के उसमें क्या था, एक कपड़ा छोटा सा, है ना। कपड़े के अंदर कुछ पैक हो रखा था और उसमें धागा लगा था और वो उससे जो है ताबीज़ बना हुआ था। तो मैंने क्या किया, आ, मैंने वो जो कपड़ा है वो कपड़ा फाड़ दिया, है ना। और मेरे दोस्त ने कहा था कि इस ताबीज़ को छेड़ना बिल्कुल मत। बट सुपरस्टिशियस मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैंने जो है कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फाड़ दिया तो उसके अंदर एक कागज मुझे दिखा, है ना। तो वो कागज मैंने खोल के देखा। आई वॉज शॉक्ड। वो कागज जैसे ही मैंने देखा, उस कागज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, मैथ्स के नंबर्स लिखे हुए थे। मुझे लगा यार ताबीज पे नंबर्स क्या कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये तुम कहाँ से लाए हो ताबीज? बोला मैं किसी बाबा से लाया हूँ। मैंने कहा बाबा से लाए हो? तो उसने नंबर्स क्यों लिखे हैं? उसको मैथ्स आता है क्या? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, उसने ताबीज दिया, मैंने तुमको दे दिया, है ना। मैंने टैबलेट्स वगैरह ली, मैं टैबलेट से ठीक हो गया, है ना। बट ताबीज के अंदर नंबर्स मुझे परेशान करने लगे कि ये नंबर्स क्यों लिखे हैं इसके अंदर। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि यार तुम कहाँ से लाए हो, मुझे उस आदमी से मिलवाओ। तो उसने मिलवाया उस आदमी से। हम गए उसके पास, उसके घर में एक कच्चा सा मकान था और वो रहता था, एक गांव था उसमें। तो मैंने कहा बाबा जी, हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी यार आपने एक ताबीज़ भेजा था, आपने कहा था ये खोलना मत। मैंने इसको खोल दिया, फाड़ फाड़ दिया। इसके अंदर ना कुछ नहीं निकला। एक कागज लिखा है, उस कागज पे एक कागज निकला है, उस कागज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। और वो नंबर्स दोस्तों ये वाले नंबर्स थे, ये वाले नंबर्स थे। मैंने बाबा जी को दिखाया कि मैंने कहा बाबा जी ये ताबीज में ये वाले नंबर्स लिखे हैं, आप कह रहे थे कि फाड़ना वाड़ना मत। मुझे लगा इसके अंदर पता नहीं आपने क्या डाला होगा, आपने तो एक कागज पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। बाबा जी ने मुझको कहा कि बेटा तुमको मैथ्स नहीं आता क्या? मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी कैसे बात कर रहे हो, है ना, हम तो मैथ्स की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, आप कह रहे हो मैथ्स नहीं आता।
तो बाबा जी ने कहा कि तुमको मैथ्स आता होगा मगर तुम मैथ्स को जानते नहीं हो। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी घुमाओ फिराओ मत, तुम भी मुझको नहीं जानते हो, जल्दी से बताओ कि ये नंबर्स क्यों लिख के दे दिया आपने, है ना। और इनके पैसे भी ऐंठ लिए थे मेरे दोस्त से, बाबा जी ने 1100 रुपये भी ले लिए थे मैंने कहा बताइए क्यों लिख दिए नंबर्स आपने। तो बाबा जी ने कहा कि अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुम मैथ्स को जानते नहीं हो। मैंने कहा बाबा जी तुम भी मुझको नहीं जानते हो, आप बताइए हमको कि नंबर्स तुमने क्यों लिखे हैं। बाबा जी ने कहा चलो बैठो मेरे पास, तुम मुझको इस रो के 3 नंबर्स को ऐड करके बताओ। मैंने कहा बाबा जी इसमें क्या है, ये तो 7 + 2 9, 9 और 6 15 हो गया। उसने कहा ये वाली रो के नंबर्स को भी ऐड करके बताओ। मैंने कहा ये भी 15 हो गया। फिर कहा कि ये रो के नंबर्स को भी ऐड करो। मैंने कहा बाबा जी क्यों मजे ले रहे हो, बता दो ना क्या क्या ऐड करना है, एक बार मैं सबको कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। मैंने कहा चलो ठीक है। 4 + 3 7, 7 और 8 15। फिर उन्होंने कहा इस कॉलम के नंबर्स को ऐड करो। मैंने कहा कि कॉलम के नंबर्स को ऐड करेंगे तो यार ये भी हो गया 15, फिर इस कॉलम के नंबर्स को ऐड करें, ये कितना हो गया, ये भी 15, इस कॉलम के नंबर्स को ऐड किया ये भी 15। मैं भी हैरान हो गया कि बाबा जी ने कैसे नंबर लिख दिए, ऐसे ऐड करा 15, ऐसे ऐड करा 15, ऐसे ऐड करा तो भी 15, यूं ऐड करा 15, यूं ऐड करा 15, यूं ऐड करा 15। मैंने कहा गजब हो गया, ऐसे नंबर्स तो मैंने नहीं देखे यार। बाबा जी ने कहा कि तुम डायगोनल के नंबर्स को भी ऐड करो, ये जो डायगोनल के नंबर्स हैं तुम इन डायगोनल के नंबर्स को भी ऐड करो। तो मैंने ऐड कर दिए, 2 + 5 7, 7 और 8 कितना हो गया 15। मैंने कहा ये तो और गजब हो गया। बाबा जी ने कहा कि तुम इस डायगोनल के नंबर्स को भी ऐड करो। मैंने कहा कर देते हैं ऐड। 5 और 4 9, 9 और 6 हो गया 15। इतना 15 देखने को मिल रहा है इस स्क्वायर में, मैंने ऐसा नहीं देखा था उससे पहले, कई साल पहले की बात है। मैंने कहा यार गजब हो गया ये तो, मतलब ये कैसा स्क्वायर है, यूं ऐड किया यूं ऐड किया यूं ऐड किया यूं 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 ऐड किया, डायगोनल्स ऐड किया, नंबर बराबर आ रहा है। तो बाबा जी ने मुझको कहा पुत्र मैथ्स इज मैजिक एंड मैजिक इज मैथ्स। मैंने कहा हमें भी सिखाइए मैजिक तो बाबा जी ने कहा कि ये सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है। और यूं कह के मुस्कुरा के उठ के चल पड़े और मेरे से बात नहीं की। फिर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी चलती रही, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे मालूम चला कि ये जो नंबर्स हैं ये स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं। इनको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। क्या बोलते हैं, मैजिक स्क्वायर। वहां से मैथ्स को देखने का मेरा नजरिया बदला और मैं नंबर्स में पैटर्न ढूंढने लगा, ज्योमेट्री में नंबर्स ढूंढने लगा, नंबर्स में ज्योमेट्री ढूंढने लगा, अलजबरा में नंबर्स ढूंढने लगा, अलजबरा में ज्योमेट्री ढूंढने लगा, ज्योमेट्री में अलजबरा ढूंढने लगा। और तब से आप यकीन मानिए जो हमारी मैथ्स की जो बुक होती है उसके जो क्वेश्चन एक पेज में सोल्व होते थे वो 2-2 लाइन 3-3 लाइन में सोल्व होने लग गए। ऐसा क्यों? क्योंकि नजरिया बदलना पड़ा। मैथ्स इज मैजिक, नजरिया बदलना पड़ेगा अगर मैथ्स के साथ मोहब्बत करनी है तो, ज्यादा मोहब्बत करनी है तो। मोहब्बत तो तुमको हो चुकी है मुझे मालूम है मैथ्स से ठीक है, ये तो एक बात थी, है ना। ऐसी मैथ्स में कई सारी बातें हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जो मेरे साथ भी घटित हुई हैं। मैं शेयर करता रहूंगा सारी घटनाएं। तो अभी एक ही लेक्चर में तो नहीं कर सकते शेयर, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो यार मुझको ये बताओ मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स मैंने कहा ना बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, अजीबो गरीब भी है मैथमेटिक्स क्या होता है, डिफाइन मैथमेटिक्स, मैथ्स को डिफाइन करो आप। आपको बता दूं मैं कि मैथ्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती there is no formal definition of mathematics, there is no exact definition of mathematics। मैथ्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता, मैथ्स को फील किया जा सकता है।
मैथ्स की कोई ऐसे फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन होती है ना, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, डिफाइन कर सकते हो आप उनको। लेकिन मैथ्स को भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब डिफाइन कर सकते हो, बट कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसी डेफिनेशन जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, अब उन डेफिनेशन की बाउंड्री में मैथ्स बंध जाए, ऐसा नहीं है। मैथ्स को बांध नहीं सकते आप, मैथ्स बांध बांध नहीं सकते। भगवान के सबसे नजदीकी सब्जेक्ट है मैथ्स, कैसे बांध सकते हो आप? मैथ्स को नहीं बांधा जा सकता किसी भी डेफिनेशन में। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। बट फिर भी अगर अपने को मैथ्स समझना हो तो व्हाट इज मैथ्स, है ना? आप मुझे अब थोड़ा सोचिए कि यार मैथ्स क्या होता है। बड़ी सिंपल भाषा में बात करें दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, बड़ी सिंपल भाषा में बात करें तो मैथ्स में सिर्फ 4 चीजें ही होती हैं। आप अपनी मैथ्स की बुक को उठाइए, आप अपनी मैथ्स की बुक को उठाइए, 9th क्लास 10th क्लास और 9th 10th से पहले की सारी क्लासेस में आपको सिर्फ अपनी मैथ्स की बुक में 4 चीजें ही नजर आएंगी। एक नंबर्स, दूसरा वेरिएबल्स भी आपको बाद में नजर आएंगे, उससे पहले तो आपको डायग्राम्स नजर आ जाएंगे, डायग्राम्स एंड वर्ड्स। अगर ये 4 चीजें आपको समझ में आती है ना, तो आपको मैथ्स समझ में आता है। नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स एंड वर्ड्स। आपकी पूरी मैथ्स की बुक में सिर्फ ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। आपकी बुक में नहीं, मेरी बुक में भी, सारी मैथ्स की बुक्स में आपको सिर्फ 4 चीजें देखने को मिलेंगी। अगर कोई पूछे मैथ्स क्या है, तो हम बोलेंगे मैथ्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड डायग्राम्स, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है मैथ्स। अब वर्ड्स तो आ ही जाते हैं ना। मैथ्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं, नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स एंड वर्ड्स। जब आप हायर स्टडीज में चले जाते हो, थोड़ा सा 11th 12th में आ जाओगे, फिर आगे आगे मूव करोगे ना, तो एक और चीज भी आ जाएगी, चेंज। 10th क्लास में तो सिर्फ 4 ही चीजें हैं, आगे एक और क्वांटिटी आ जाएगी, चेंज। तो अगर भन्नाट तरीके से डिफाइन करें मैथ्स को, तो मैथ्स में 5 बातें समझनी होती हैं मेरे दोस्तों। 5 बातें कौन सी? नंबर्स, डायग्राम्स, वेरिएबल्स, वर्ड्स एंड चेंज। ये जो क्वांटिटी है चेंज, ये अगर समझ में आ जाती है तो आपने सुना होगा 11th 12th क्लास में कैलकुलस आती है, पूरी कैलकुलस समझ में आ जाती है अगर आपको चेंज के साथ डील करना आ जाता है तो। ठीक है, बेसिक बात तो इतनी ही है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, डायग्राम्स, वेरिएबल्स एंड वर्ड्स, है ना? देखना हमको अच्छा लगता है ना? रीड करना उतना अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चों को। तो जो डायग्राम्स होते हैं ना, डायग्राम्स भाई देख ही जाते हैं डायग्राम्स तो, ठीक है, रीड थोड़ी करते हो। डायग्राम्स को देख करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। मैं हमेशा कहता हूं, 1 गुड डायग्राम इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। एक अच्छा डायग्राम 1000 शब्दों के बराबर है। एक अच्छा डायग्राम 1000 शब्दों के बराबर है। 1 गुड डायग्राम इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। हमेशा डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनाया कीजिए। 1 गुड डायग्राम इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। एक सुंदर डायग्राम बहुत सारी चीजें बता देता है। खैर, बात करते हैं यहां पे। मैथमेटिक्स क्या है? नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स, वर्ड्स एंड चेंज। आपको एक और बात बता दूं, मैथ सीखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में ही जाना जरूरी नहीं है। मैथ्स तो दिल में होता है, मैंने बताया ना, मैथ्स तो दिल में है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वेरी सिंपल साइंस। रामानुजन की फोटो मैंने लगाई हुई है, श्रीनिवास रामानुजन की फोटो मैंने लगाई हुई है, क्योंकि ये बादशाह थे, बाजीगर थे मैथ्स के। कोई अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, फिर भी मैथ्स के धुरंधर थे। क्यों? क्योंकि रामानुजन को मैथ्स से प्रेम था, गहरा प्रेम था, साधना करते थे मैथ्स की।
क्वेश्चन सॉल्व करते थे। रामानुजन का एक मित्र हुआ करता था हार्डी, रामानुजन का एक मित्र हुआ करता था हार्डी, है ना। आप लोगों ने शायद इंटरनेट वगैरह पे सुना भी होगा, रामानुजन हार्डी की काफी अच्छी दोस्ती थी। इनकी दोस्ती के कई सारे किस्से हैं, सुनाने बैठूंगा तो पूरा दिन रात निकल जाएगी, कभी सुनाऊंगा फुर्सत से। रामानुजन हार्डी की काफी अच्छी दोस्ती थी। हार्डी एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, बड़े लेवल का, बड़ा शानदार मैथमेटिशियन था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मैथमेटिशियन था, आई थिंक वहां पे भी प्रोफेसर था हार्डी। हार्डी की मैथ्स पे कमांड थी। जब हार्डी रामानुजन से मिला और हार्डी ने कुछ क्वेश्चन रामानुजन को दिए तो हार्डी बड़ा सरप्राइज था कि रामानुजन ने उन क्वेश्चंस को उन मेथड से करके दिखाया जो हार्डी ने कभी देखे ही नहीं थे, पढ़े ही नहीं थे। रामानुजन के तरीके बड़े यूनिक होते थे, यूनिक स्टाइल था इनका। रामानुजन जी का जो स्टाइल था वो यूनिक स्टाइल था मैथ्स करने का। जैसे बुक्स में होते हैं तरीके या लोग जिस तरीके से पढ़ते पढ़ाते हैं वैसे तरीके नहीं थे, अलग स्टाइलिश तरीके उन्होंने डेवलप किए थे, खुद पढ़ के डेवलप किए थे। इंटरेस्ट ही इतना था, खुद कुछ चीजें करते रहते थे, सोचने का नजरिया थोड़ा अलग था दुनिया से। रामानुजन 32 इयर्स में तो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे। 32 इयर्स की एज में ही उन्होंने इतना सब कुछ महारत हासिल कर ली थी मैथ्स में, और दुनिया उनको सैल्यूट करती है इस बात के लिए। बड़ी छोटी सी उम्र में मैथ्स से उनका लगाव हो गया था और वो खाली वक्त में मैथ्स ही करते रहते थे और बोलते थे कि हमें को डिस्टर्ब मत करो। मैथ्स करने में उनको बहुत मजा आता था। रामानुजन से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत मजेदार कहानियां हैं। कभी रामानुजन के ऊपर कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि वहां से सीखने को बहुत मिलता है। जैसे बचपन में दादियां नानियां जो कहानियां सुनाती हैं वो इसी वजह से सुनाती हैं ताकि उन कहानियों से आप एक शिक्षा लें, सीखें कुछ बातें। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, अगर आप मैथमेटिक्स में नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स और वर्ड्स पे अपनी पकड़ बना लेते हैं और मैथ्स से लगाव अपना बना लेते हैं रामानुजन की तरह, तो आप भी मैथ्स को फोड़ सकते हैं दोस्तों, एकदम फोड़ सकते हो आप। सोच और नजरिया आपका अपना डेवलप होना चाहिए मैथ्स में, समझ डेवलप होनी चाहिए, मैथ्स आपकी रगों में बस जाएगा। जैसे कि ये मैजिक स्क्वायर मैंने बना दिया था, है ना, जस्ट फॉर फन। जैसे मैं आपको बताऊं, बोलते हैं ना दुनिया गोल है, मैथ्स भी गोल है। आप बोलोगे कैसे गोल है? नंबर्स वेरिएबल्स, मैंने कहा ना मैथ्स में तीन ही चीजें होती, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड डायग्राम्स। नंबर्स, वेरिएबल्स एंड डायग्राम्स, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड डायग्राम्स। आप डायग्राम्स ज्योमेट्री में होते हैं ना, मतलब डायग्राम्स जहां पे आ जाएं तो वहां पे क्या होता है, ज्योमेट्री होती है ना। आपने पढ़ाई होगा कि ज्योमेट्री होती है। डायग्राम जहां पे आ जाए वहां क्या होती है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री बोलते हैं उसको, जहां पे डायग्राम्स की पढ़ाई करनी पड़े। और नंबर्स जहां पे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। और वेरिएबल्स जहां हो उनको अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है ना, अलजेब्रा। मैं आपको बताऊं कि नंबर्स अलजेब्रा को आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके सोल्व कर सकते हो, और ज्योमेट्री को आप नंबर्स या अलजेब्रा का इस्तेमाल करके सोल्व कीजिए, सब एक ही चीज है। आप बोलेंगे कैसे, एक कैसे है? नंबर्स कैसे ज्योमेट्री हो सकती है, ज्योमेट्री कैसे नंबर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं जी, यस हो सकते हैं, ये ज्योमेट्री है। अब यहां पे मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा, बड़ा इजीली सोल्व कर लोगे आप। सिर्फ देखने का पर्सपेक्टिव आपका जो है ना वो डेवलप हो जाना चाहिए। ज्योमेट्री कुछ नहीं है, ज्योमेट्री इज नंबर्स, नंबर्स कुछ नहीं है, ज्योमेट्री इज नंबर्स, नंबर्स इज ज्योमेट्री, वेरिएबल्स ज्योमेट्री इज वेरिएबल, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पूरा मैथ्स एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ एक ही है। आप बोल रहे हैं कैसी बात कर रहा हूं मैं, ज्योमेट्री नंबर्स कैसे हो सकती है? चलो, सोल्विंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में नंबर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई करके ज्योमेट्री कैसे सोल्व की जाती है। एक क्वेश्चन आपके सामने है ना,
देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा मैथ समझते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स में ना, ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता, तो भी आप सोल्व कर लेंगे। बस आपको बिल्कुल ही बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए कि एरिया क्या होता है, सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये तो मालूम है आपको, है ना। तो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है ना, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल भी, ये एक स्क्वायर बना रहा हूं मैं, ये सर्कल भी जो है ना एक स्क्वायर बना रहा हूं मैं, इस स्क्वायर के अंदर है ये सर्कल, है ना। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इस स्क्वायर के अंदर है। देखिए डायग्राम को अच्छे से बना रहा हूं मैं, यहाँ पे सिचुएशन समझने का प्रयास करें, सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर सर्कल है। देखिए जरा, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर जो है ना सर्कल है ना। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, और सर्कल के अंदर फिर से स्क्वायर है ना। देखने में आप सोच रहे हो कि क्या बना दिया मैंने। बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर सर्कल मालूम है आपको, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, ठीक है। और जो ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, इसकी जो साइड है ना, साइड, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर सर्कल है, फिर इसके अंदर स्क्वायर है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन एरिया का सम बताइए आप, है ना। मतलब ये जो शेडेड एरियाज है ना दोनों, इसकी वैल्यू बताइए आप। सपोज इस एरिया को हमने बोल दिया A1, इस एरिया को बोल दिया A1, और इस एरिया को बोल दिया A2, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है A1 प्लस A2, है ना। आपको बताना है A1 प्लस A2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी आते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी इसको कैसे सोल्व करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल लोग हैं ना, वो कैसे सोल्व करेंगे। वो पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 एरियाज बच जाते हैं, है ना। आप समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो ये 4 एरियाज बच जाएंगे। तो जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करके A2 निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं, फिर से आपको 4 एरियाज मिलते हैं, है ना। 1/4 ऑफ दिस एरिया करते हो तो फिर A1 निकल के आ जाता है, और ऐसे करके A1 और A2 निकालते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल, ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल। जस्ट कट द डायग्राम एंड क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ लीजिए। कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन। अपनी थ्योरी क्या है, देखिए हर क्वेश्चन में लग जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग सब में लग जाती है कट द डायग्राम। थ्योरी क्या है, कट द डायग्राम। ट्रिक समझिए आप क्या है, कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन, एंड सोल्व द क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी है ज्योमेट्री। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस स्क्वायर को रोटेट कर दूं, ध्यान से सुनना, कोशिश कर रहे हैं रोटेट करने की। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर को अगर मैं रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ना, इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, इसको यूं रोटेट कर दूं, तो देखिए रोटेट होके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर को देखिए आप, रोटेट कर दिया मैंने, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए रोटेट करके इस डायग्राम में फिट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया ना, तो ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, क्या ये एरिया ये वाला एरिया के बराबर बन गया? बिल्कुल बन गया। ये दोनों एरिया सेम हो गए, ध्यान से सुना मेरी बात को। ये जो एरिया था, ये जो A1 था ना, ये जो A1 था, और यहां पे ये वाला जो एरिया है, ये भी क्या हो गया, A1 हो गया, ठीक है। तो ये A1 है और ये A2 है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, A1 प्लस A2, है ना। मेरी रिक्वायरमेंट है A1 प्लस A2। तो यार मेरे को ये जो रेड कलर से जो मैंने शेड किया ना, मेरे को ये एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा ऑब्जर्व किया, ठीक है, और फिगर में कुछ चेंजेस किए, है ना, सिमेट्रिकल बनाया इसको। और मैंने कहा कि यार मुझको ये वाला एरिया चाहिए। अब मुझे बताओ आप, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया निकलेगा, कट द डायग्राम। ये लो डायग्राम को कट कर दो, डायग्राम को देखिए कट कर दीजिए।
कट कर दीजिए। डायग्राम जैसे ही कट किया ना, अब मुझे एक बात बताओ, नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे फिर यहाँ पे। ये वाला एरिया को अगर मैं 1 बोल दूं, यहाँ पे सुनिए, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं 1 बोल दूं तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये देखिए 6 है ना, ये ट्राइंगल 6 ट्राइंगल, ये 7 और ये 8। अब देखिए ये 8 इक्वल एरियाज हैं, ये क्या है, 8 इक्वल एरियाज, ठीक है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि दिस एरिया इज 1/8 ऑफ, है ना, दिस एरिया इज 1/8 ऑफ दिस कंप्लीट एरिया। और ये कंप्लीट एरिया कितना है, साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10। सो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 25/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना गया, 25/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ एक लाइन लिखी है ना। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया था ना, उसको 8 से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, स्क्वायर को रोटेट किया, डायग्राम कट कर दिया। डायग्राम क्या कर दिया, डायग्राम कट कर दिया। डायग्राम कट होते ही समझ में आ गया कि टोटल का ये 1/8 है। तो ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। अगर अपने को ये समझ में आ जाएगी कि यार देखना कैसे है, ऑब्जर्वेशन ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन, है ना। मैंने क्या किया, थोड़ा रोटेट किया, देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। और अगर ट्रेडिशनल तरीके से करते तो फिर थोड़ा लेंदी जाता, ठीक है ना। मतलब वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये मैंने बोला कि ये एक हेक्सागन है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप, A B C D E F, ये जो ABCDF है ना, ये एक हेक्सागन है। ध्यान से सुनना, ABCDEF ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए को ई से ज्वाइन कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, सी को ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तभी आपसे पूछ रहा हूं मैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कैसे आप एक लाइन में खट से सोल्व कर सकते हो। ये जो ट्राइंगल है ना ACE, इस ट्राइंगल को देखिए ACE, इस ट्राइंगल के एरिया और ये जो हेक्सागन है ना ABCDE, क्वेश्चन क्या था कि एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE का रेशो बताइए आप, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को पॉज करके ना पहले खुद निकालें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। मैं आपको बोल रहा हूं कि ABCDEF है ना, ये हेक्सागन का एरिया डिवाइड बाय ACE, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना ये, इसका एरिया निकालेंगे, फिर हेक्सागन का एरिया निकालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि डायग्राम कट करो, क्वेश्चन सोल्व करो, मजे लो बस आप, है ना। ज्योमेट्री प्रैक्टिस करने की नहीं होती, ज्योमेट्री देखने की होती है यार। अब आप बोल रहे होंगे कट द डायग्राम सोल्व द क्वेश्चन, क्या मीनिंग है इसका। ध्यान से सुनना, ये सेंटर है, ये सेंटर है ना हेक्सागन का। अगर मैं सेंटर से A C और E यू कट कर दूं इस हेक्सागन को 4 पार्ट्स में, मैंने हेक्सागन को 3 पार्ट्स में, सेंटर से A C और E को ज्वाइन कर दिया, डायग्राम को कट कर दिया, एक पीस, दूसरा पीस और तीसरा पीस। आप यहां पे देख लें कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, ठीक है ना। मतलब अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है, ठीक है ना। और ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो 1 1 1 का नाम दिया, ठीक है। आप देख लें हेक्सागन का एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय ट्राइंगल का एरिया कितना है, 1 2 3 6/3, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया।
सवाल हो गया सॉल्व। कट द डायग्राम, सोल्व द क्वेश्चन। जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं ना, हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका रेगुलर पेंटागन हो गया, रोम्बस वगैरह भी हो गई, ठीक है ना, एन साइडेड की कोई पॉलीगन हो गई, ये जो फिगर्स होते हैं ना, जो अपने सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, कट द डायग्राम, सोल्व द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। सिंपल रूल है। ज्योमेट्री जो होता है ना, ज्योमेट्री प्यार करो, देखने की है, देखने की, सॉल्व करने की नहीं है। क्या पूछा था? पूरा हेक्सागन का एरिया डिवाइड बाय ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। क्या किया? एक थोड़ा मक्खन काम किया इसके अंदर, सेंटर है ना, सेंटर से मिलाया, डायग्राम को कट कर दिया, कट द डायग्राम, ऑब्जर्व एंड यू कैन सी 6/3 2, है ना। मतलब दिस एरिया इज एक्चुअली नंबर्स, है ना, 1 1 है ना, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है ना। सो ये भी 1 होगा एंड करस्पॉन्डिंगली 6/3 इज 2। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब जगह नहीं लगता ये तरीका, सब जगह लगता है। कट द डायग्राम, सोल्व द क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर की जो साइड है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर। मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करें, ठीक है, और इस पॉइंट से ज्वाइन करें, ये ट्रायंगल बना दी, ठीक है। ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है। ट्रायंगल हमारी है EFD। मेरा सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बताएं, DEF या DFE बताएं, ठीक है। नॉर्मली लोग कैसे सॉल्व करते हैं? निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि कट द डायग्राम एंड सोल्व द क्वेश्चन। देखिए डायग्राम कट करेंगे, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। यहां पे एक लाइन खींची है ना, कट कर दिया यूं और कट कर दिया यूं। अब आप ध्यान से देखें जरा, देखिए यहां पे मैंने क्या कर लिया, अच्छा अब यहां पे भी एक लाइन लगा ली, ठीक है, यहां पे लाइन लगा ली, यहां पे एक लाइन लगा ली, ठीक है। एक लाइन जो है ना, एक लाइन देखिए यहां पे लगा ली, ठीक है, एक लाइन यहां पे लगा ली, ठीक है, और एक लाइन जो है वो यहां पे लगा ली, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो ये कितना हो गया? ये एरिया भी 1 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये एरिया अगर 1 हो गया ना तो सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला, अच्छा ये वाला एरिया बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना है? ये हो गया 2, ठीक है ना, डबल है इसका 2। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया 4 है, ये पूरा एरिया 4 है। तो ये कितना है? 2, ये कितना है? 2 है ना, 2 2 4 हो गया, ठीक है। और ये वाला फिगर देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 1 1 और ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये पूरा एरिया 4 है, ये वाला पूरा एरिया कितना है? 4 है। तो यार ये वाला पूरा एरिया भी कितना होगा? ये वाला पूरा एरिया कितना है? ये वाला पूरा एरिया कितना है? 4 है ये, ठीक है। अब ये पूरा एरिया 4 है, तो इसमें 1 1 1 और 1, क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। और उसी के साथ आप देखें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? 1 1 1 1। अब अपने को क्या करना है? स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? इसको 4 अज्यूम किया ना, 4 4 8, ठीक है ना। इसको 4 पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो टोटल 16 पॉइंट्स जो है ना, 16 पॉइंट्स दिए मैंने स्क्वायर को। और ट्राइंगल DEF है ना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आया? 2 3 4 5 6। कितना आया? 6। 16/6 8/3 आंसर आ गया, 8/3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 16/6 है ना, 2 3 4 5 6, 16/6 8/3 आंसर आ गया, ठीक है। क्या क्या? कट द डायग्राम, सोल्व द क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो यार डायग्राम कट करके सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ज्योमेट्री इज वेरी इजी। ज्योमेट्री करने की नहीं है, देखने की है, समझने की है, विजुअलाइज करने की है ना। तो यू कैन सी नंबर्स इन ज्योमेट्री, ठीक है ना। मैंने क्या किया? इस एरिया को एक नंबर 16 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो 6 आ गया। तो 16/6 इज 8/3। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं
वो एक लाइन में सोल्व हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व किए जा सकते हैं। कट द डायग्राम, सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन वाले हैं, उनकी भी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके उनको भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब आपने देख लिया ना ज्योमेट्री, मैं क्या कह रहा हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट कहां लिखा मैंने, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स। डायग्राम्स को नंबर्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वेरिएबल्स को भी डायग्राम्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो या नंबर्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको बताऊं, नंबर्स को भी डायग्राम्स की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है। डायग्राम्स को नंबर्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, नंबर्स को डायग्राम्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो अगर कोई आपको बोलता है कि 1 + 3 + 5 कितना है ना। तो देखिए वैसे करके देखिए तो कितना है, 4 और 5 कितना, 9। अब आप नोटिस करें 3 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ओड नंबर्स, 1 + 3 कितना होता है, 4, ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7, इसको देखें तो कितना होगा, 9 + 7 16, ये 4 का स्क्वायर है। आपको मालूम होगा जो ओड नेचुरल नंबर्स का सम है ना, 1 से लेकर के आगे करते चले जाओ आप, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करेंगे तो ये 25 5 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और 1 जो है ना वो तो 1 का स्क्वायर होता ही है। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे 5 ओड नेचुरल नंबर से 5 का स्क्वायर आ गया, फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर से 4 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, ज्योमेट्री से कर सकते हो आप, है ना। ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स को ज्योमेट्री से देख सकते हो आप। अब देखिए मैं इसको ज्योमेट्री से दिखाता हूं आपको, है ना, इसको ज्योमेट्री से दिखाता हूं। 1 3 5, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 3 और 5 का जब सम करेंगे ना, इनका जो सम करेंगे तो कितना आएगा, वो 3 का स्क्वायर, है ना। 9 क्यों आ रहा है, स्क्वायर क्यों आ रहा है ना। ज्योमेट्री से एनालाइज करते हैं। देखिए 1 को मैंने ना एक स्क्वायर, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 अगर एक बॉक्स है तो 3 कितने बॉक्स होंगे, 1 एक बॉक्स है तो 3 को 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक बॉक्स है तो ये 3 बॉक्स हो गए। 5 जो है ना, 5 कितने बॉक्स होंगे, 5 होंगे 5 बॉक्सेस। आप यहां पे देखिए इजिली, आप देखिए ये है 1 3 5, ठीक है ना। 1 एक बॉक्स है, 3 यहां पे 3 बॉक्सेस है, 5 5 बॉक्सेस। अगर आप इन नंबर्स को ऐड करोगे ना तो बॉक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, अब सारे बॉक्सेस ऐड करोगे, अगर इस बॉक्स को इसमें ऐड कर देते हैं तो यहां पे ऐड हो गया। अब इस वाले बॉक्स को इसमें ऐड कर देते हैं तो कितने बॉक्स हो गए टोटल, देखिए ना 9 बॉक्स हो गए। ये स्क्वायर बना के नहीं बना, 3/3 का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, 3/3 का स्क्वायर बन गया। तो क्या हो गया, 3 × 3, है ना, 3 स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए, जब आप इन नंबर्स को जब आप ऐड करते हो ना, एक स्क्वायर बॉक्स बनता है। इसीलिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का भी अगर आप सम करेंगे ना तो स्क्वायर बॉक्स बनेगा, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आप और देख लो, आप और देख लो, 1 3 5 7, ठीक है। आप ध्यान से देखें, जो 1 है ना, 1 क्या है, 1 एक स्क्वायर है ना, एक बॉक्स को मैंने 1 बोल दिया, ठीक है ना। मैंने नंबर्स को ज्योमेट्री से सोल्व कर दिया। देखिए 1 को एक बॉक्स बोल दिया, 3 क्या है, 3 है 3 बॉक्स, ठीक है। 5 क्या है, 5 बॉक्सेस। यहां पे देखिए ये है 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, 3 4 एंड 5। 7 क्या है, 7 है 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना, 7 बॉक्सेस, ठीक है ना। अब आप इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हो ना, अब आप क्या चाहते हो कि इन नंबर्स को ऐड कर दें, है ना। इन नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनता है, आपको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूं मैं। जब आप इन बॉक्सेस को ऐड करोगे, देखो इन बॉक्सेस जब ऐड करेंगे ना, जब इन बॉक्सेस को जब हम ऐड करते हैं, आप देखिए जब हम इन बॉक्सेस को जब हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं 4/4 का क्या बन रहा है, 4/4 का एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। ये तो चलो मैंने हाथ से बनाया था, अगर मैं पूरा एकदम बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 4/4 का एक स्क्वायर बन जाएगा। 4 × 4 दैट इज 16, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यार ओड नंबर्स का जो सम है ना, देखो ज्योमेट्री से विजुअलाइज कर दिया मैंने। तो नंबर्स आर नथिंग बट सिंपल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज नथिंग बट नंबर्स, है ना, सब एक ही है ना। वेरिएबल्स को भी ज्योमेट्री सोल्व कर सकते हैं, ज्योमेट्री को वेरिएबल से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ज्योमेट्री, दिस इज ऑल मैथ्स।
नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ज्योमेट्री, दिस इज ऑल मैथ्स, ठीक है ना। और numbers are like numbers can be visualized by using variables and geometry. वेरिएबल्स को सोच सकते हैं अपन नंबर्स और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, ज्योमेट्री को सोच सकते हैं अपन नंबर्स एंड वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके, वेरिएबल्स एंड नंबर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। सो दिस इज मैथ्स, मैथ्स इज फन। लर्न मैथ्स विद फन, ठीक है ना। मैथ्स इज फन, ठीक है ना। मैथ्स इज मैजिक। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट today's session, ठीक है। So the motive was to show you that maths is fun, ठीक है ना। और मैथ्स करने की कोई भी उम्र नहीं होती, जब मन करे तब कीजिए। मतलब 6th क्लास का बच्चा भी इजीली मैथ्स सीख सकता है ना। 8th क्लास का बच्चा भी बहुत कुछ मैथ्स में कर सकता है। और अगर किसी ने मैथ्स शुरुआत में नहीं सीखा, कोई 35 की एज में, 40 की एज में है, उस वो मैथ्स सीखना शुरू करे, वो भी कर सकता है। सो मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इसको कोई भी एज हो, कुछ भी हो, मतलब आप रिसोर्सेज हो या ना हो, यू कैन डू मैथ्स। मैथ्स इज फन। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स इज नंबर्स, वेरिएबल्स, डायग्राम्स, वर्ड्स एंड चेंज, ओके। श्रीनिवासा रामानुजन, इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया था कि घर पे गांव में बैठ के भी मैथ्स किया जा सकता है। हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सो यार ये एक ब्यूटीफुल सा लेक्चर है, ठीक है। वैसे मैं अब टाइम लिमिट है तो मैं बहुत कुछ आपको दिखा भी नहीं सकता एक ही लेक्चर में। तो अपन क्या करेंगे ना, कुछ कुछ लेक्चर्स में मैं मैथ्स की ब्यूटी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। ज्योमेट्री की, नंबर्स की ब्यूटी दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लाइक प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स क्या होता है ना। दो शब्द होते हैं प्योर मैथ्स, है ना। यहाँ पे देख लिया हमने, प्योर मैथ्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंटली, है ना, है ना, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी एप्लीकेशन आउटसाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बाहर की एप्लीकेशन ना करते हुए, है ना, वहां पे मैथ्स को अप्लाई ना करते हुए इंडिपेंडेंटली मैथ्स पढ़ना इज प्योर मैथ्स, है ना। और अप्लाइड मैथ्स क्या होता है? अप्लाइड मैथ्स जो है ना, concerns itself with mathematical methods that are typically used in science, engineering, business and industry, ठीक है। मतलब मैथ्स का इस्तेमाल साइंस को सीखने के लिए किया जाए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में किया जाए, बिजनेस को स्टडी करने में किया जाए, है ना, इंडस्ट्रीज में चीजों को स्टडी करने के लिए किया जाए, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, गेम थ्योरी, है ना, गेम थ्योरी, फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, क्रिप्टोग्राफी, कंट्रोल थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल बायोलॉजी, मैथमेटिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फाइनेंस। बहुत शानदार सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है मैथमेटिकल फाइनेंस। बहुत जबरदस्त स्कोप इसके चल रहे हैं, आगे भी बहुत जबरदस्त स्कोप होने वाले हैं, ठीक है। गेम थ्योरी के बहुत शानदार स्कोप हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेज है ना, जैसे मैथमेटिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री को मैथ्स की हेल्प से ही सीखते हैं, है ना। उस पार्ट को बोलते हैं मैथमेटिकल केमिस्ट्री, है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को अगर मैथ्स की हेल्प से काफी कुछ सीखा जाए, दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। तो यार ये सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांचेस है ना, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है ना। दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है मैथ्स को, है ना। मैथ्स में बहुत सारे स्कोप हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा भी मैंने, यहाँ पे मैंने साथ लिखा है कि बहुत सारी डिमांड है मैथ्स की, है ना। इंश्योरेंस में, एस्ट्रोनॉमी में, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, है ना। बहुत कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देखिए स्लाइड को आराम से, है ना। मैथ्स के वास्ट स्कोप हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता। मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन मैथमेटिक्स इज फील्ड मेडल। इसी को मैथ्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं एक्चुअली, है ना। मैथ्स का नोबेल प्राइज जो है ना, यही होता है, फील्ड मेडल। एक और भी होता है, एक अबेल मेडल होता है, ठीक है ना, एबेल मेडल होता है ना, वो भी एक बड़ा अच्छा रिकॉग्नाइज्ड मेडल है। ये मेडल जो है ना, ये 1936 में शुरू किया था। मतलब कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन, कुछ यूनिक कुछ करके दिखा दे मैथ्स में, है ना, अपने मैथ्स की दुनिया को अगर कुछ दे दे उसके लिए मिलता है ये फील्ड मेडल, है ना। सबसे ज़्यादा ऊंचा ये प्राइज है ना। ये 1936 में शुरू हुआ था देना, है ना। हर 4 साल के बाद मिलता है ये। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उस दौरान ये नहीं दिया था किसी को, है ना। दुनिया में बड़ी वो सिचुएशन थी, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं दिया था, है ना। फील्ड मेडल इज ऑफन कंसिडर्ड अ मैथमेटिकल इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज, है ना। मतलब नोबेल प्राइज जैसा ही है फील्ड मेडल। तो यार आप भी फील्ड मेडल जो है ना लेना चाहते हो तो मैथ्स में अपना कुछ छोड़िए, छाप छोड़िए। ठीक है। और भी काफ़ी कुछ है प्राइज वाइज के बारे में, है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। तो इस सेशन में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, ठीक है। खैर मैंने एक ओवरव्यू तुमको दे दिया, है ना। डिटेल में मैं मिलता रहूँगा और मैथ्स के बारे में कुछ कुछ बातें बताता रहूँगा आपको, है ना। इसरो में, DRDO में, है ना, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड, NAL में, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। इनमें
लाइक मैथ्स के स्कॉलर्स की बेहद डिमांड रहती है ना। जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं ना। यहाँ पे अब आजकल और आगे भी ना बहुत डिमांड होने वाली है, और आज भी बहुत डिमांड है, ठीक है। तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हो, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो प्राइवेट सेक्टर्स हो, मैथ्स की डिमांड ना खत्म हुई थी, ना है, ना आगे खत्म होगी। सो दोस्तों, मैथ्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इसकी ब्यूटी को एंजॉय करते रहिए। आज के सेशन में इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।